अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आयशा सलीम और मोहम्मद अवैस आपके साथ हैं। आज हम 14 अगस्त 1947 की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम अवैस से पूछेंगे कि आज़ादी का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था, क्योंकि अवैस जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं मॉडल टाउन कॉलेज लाहौर में, तो ये हमें बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि बिहाइंड आर इंडिपेंडेंस क्या रीजंस थे जिन्होंने हमें एक आज़ादाना मुल्क की ख्वाहिश की तरफ धकेला। जी अवैस। जी बिल्कुल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। और आज़ादी क्या है, ये मेरा ख्याल है कि अगर आप पैलेस्टीनियन से पूछें तो आपको उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, कश्मीरी से बेहतर कोई नहीं बता जी बिल्कुल, आज़ादी क्या है ये आपको कश्मीरी से ज़्यादा बेहतर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आज़ादी क्या है ये आपको हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा रहने वाले मुसलमान बेहतर बता सकते हैं। देखें, हम आज़ादी की जो तहरीक थी उसे एक आसान तरीके से आज समझने की कोशिश करेंगे और अपनी नई जनरेशन को ये बताने की कोशिश करेंगे जो बहुत जल्द मायूस होके अपने मुल्क के बारे में बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करते हैं, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, या पाकिस्तान में ऐसे हालात क्यों हैं। देखें, नेशंस की जो लाइफ होती है उसमें चंद सदियां, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने हज़ारों साल गुजारे हैं और उसमें उन्होंने मेहनत की है, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे मौजूद हैं। हम पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसे ब्रीफली देखेंगे। इसे मैं 2-3 हिस्सों में तकसीम करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और फिर देखेंगे कि जो पाकिस्तान का जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंस है, इसको किस तरह हम वैल्यू कर सकते हैं और कितना वैल्यू हमें करना चाहिए। इसकी हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि आज़ादी के बारे में रूसो ने क्या कहा। रूसो का कहना था कि एवरी मैन इज़ बॉर्न फ्री बट इन चेन्स। इसी तरह फ्रीडम या इंडिपेंडेंस हमेशा रिलेटिव होती है। दुनिया में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट या एब्सोल्यूटली फ्रीडम ओरिएंटेड नहीं है। आप कंट्रीज़ को ले लें, आप नेशंस को ले लें, आप सोसाइटीज़ को ले लें, कम्युनिटीज़ को ले लें, कहीं ना कहीं उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से उनकी जो आज़ादी है वो रिलेटिव हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेकिन एक मुल्क की आज़ादी रिस्ट्रिक्टेड होने की बावजूद कितनी बड़ी नेमत है, ये हम इसकी तारीख़ पढ़ने के बाद इसके अंदर जा सकते हैं। अच्छा, अगर हम हिंदुस्तान की तारीख़ को उठाएं तो 1857 में जब फॉर्मली इस्टेब्लिश कर लिया ब्रिटिश ने अपनी गवर्नमेंट को यहाँ पे, तो 1857 से 1906 के पीरियड को मैं रिहेबिलिटेशन का पीरियड कहूँगा, रिफॉर्मेशन का पीरियड कहूँगा, जब सर सैयद अहमद ख़ान और उनके साथियों ने मुसलमानों को रिफॉर्म करने की कोशिश की, क्योंकि मुसलमानों से उनकी हुकूमत अंग्रेज़ों ने छीन ली थी। तो मुसलमान उस दौर में जिस डिप्रेशन से गुज़रे, वो ज़ाहिर सी बात है कि हिंदू उसमें से नहीं गुज़रे थे। और एजुकेशन के ज़रिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस के ज़रिए, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के ज़रिए सर सैयद अहमद ख़ान ने इन 40 सालों में 57 से 98 तक की उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है, उन्होंने इसमें मुसलमानों को एजुकेट किया। और उन्होंने कहा कि जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे, पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस हासिल नहीं करेंगे, तो आप हिंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे एक बात है, ये सर सैयद का कॉन्सेप्ट इमरान खान से भी थोड़ा थोड़ा मिलता है। देखें, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि इमरान खान ने भी पॉलिटिकल अवेयरनेस, देखें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेलियर और सक्सेस ऑफ इमरान खान ने हमेशा एक बात की है कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो नौजवान हैं, जो हमारी कौम है, वो पॉलिटिकली अवेयर हो, वो पॉलिटिकली ट्रेन हो जाएं, उनकी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हो जाए, ताकि उन्हें ये पता हो कि हम जिस शख्स के लिए वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्या वो इस वोट का हकदार है या नहीं है। जब पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ जाती है किसी भी नेशन में, तो वो नेशन कभी भी मार नहीं खा सकती। वो किसी भी फोरम पे, किसी भी स्टेज पे
किसी भी टाइम फ्रेम में नाकाम नहीं हो सकती। इस एस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि दोनों एक पेज पे थे। तो वापस आते हैं जी 1906 के बाद जब मुसलमानों ने अपने लिए एक कंट्री वाइड पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो उस पॉलिटिकल पार्टी ने फिर मुसलमानों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, 1906 से 1940 तक का जो एरा है उसके अंदर एकोमोडेशन भी थी, कंप्रोमाइज़ भी था, उसके अंदर रिकन्सिलिएशन भी थी मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। लेकिन वो रिकन्सिलिएशन का जो फेज़ था वो भी कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ मुसलमानों के लिए, क्योंकि उनके मसाइल बढ़ते गए। अच्छा, उसके बाद जो डिसाइसिव फेज़ है वो 1940 में शुरू होता है, जब लाहौर रेजोल्यूशन पेश किया गया 23 मार्च 1940 को, और उसमें जो बेसिस थी, जो फाउंडेशन थी, वो अल्लामा इकबाल की एक तस्वुर पे थी जो 1930 में उन्होंने पेश किया था अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद के मुकाम पे। 1940 में जब कायदे आज़म और उनके साथियों ने मुसलमानों के सामने अपनी करारदाद पेश की, जिसमें पाकिस्तान के तस्वुर को प्रैक्टिकल शेप देने की कोशिश की गई, उन 7 सालों में 1940-1947 में असल में मुसलमानों ने आज़ादी के लिए कोशिश की। उससे पहले उनकी जितनी भी कोशिश थी वो उनके राइट्स के लिए थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए थी, उनके मसाइल को कम करने के लिए थी। लेकिन इंडिपेंडेंस की जो कोशिश है, जो स्ट्रगल है, वो 1940 के बाद स्टार्ट होती है, जो 47 में फिर हम हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1947 से आज 2021 में हम पहुंच चुके हैं। 74 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हैव बीन कंप्लीटेड। लेकिन हमारी जनरेशन, हमारे नौजवान सोचे बगैर हमारी इस आज़ादी को क्वेश्चन करते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि लाखों लोगों ने अपना खून दिया, लाखों करोड़ों लोगों ने हिजरत की, किस तरह उस दौर में बच्चे, औरतें, मर्द, तमाम लोगों की शहादतें हुई इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। और एक क्वेश्चन जो लिबरल्स हैं जो अक्सर पूछते हैं वो ये है कि जी क्या इस आज़ादी की ज़रूरत थी या नहीं थी। तो कायदे आज़म से ये सवाल भी पूछा गया था 1941 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब कि क्या इस आज़ादी की हमें ज़रूरत भी है या नहीं। तो कायदे आज़म ने एक सिंपल एग्जांपल दी थी। एक हिंदू ने एक क्वेश्चन किया था, तो कायदे आज़म ने कहा कि एक गिलास में पानी लेके आओ। कायदे आज़म ने आधा गिलास पिया और आधा गिलास उसे पेश किया, जो उसने लेने से इनकार कर दिया। फिर कायदे आज़म ने एक मुसलमान को बुलाया और कहा कि ये मेरा छोड़ा हुआ आधा पानी पियो, तो उसने फ़ौरन वो पानी पी लिया। तो कायदे आज़म ने उस हिंदू नौजवान को कहा कि ये बुनियादी फ़र्क है जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम यहाँ पे किया जाए। अच्छा, वैसे 1947 और 74 इयर्स यानी 4 इधर से उधर चला गया तो वो हमारी एज हो गई। जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी क्वाइन करने की मेरा ख्याल है कोशिश की है, अगरचे ये बनती नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं कि क्योंकि आप भी एकेडमिक से वाबस्ता हैं, तो आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स के व्यूज़ हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने 14 अगस्त के ऊपर हम इसको जो हमारी मेमोरीज़ हैं हिस्ट्री की उन्हें रिवाइव नहीं करते और जस्ट ये एक फॉर्मल सी एक सेरेमनीज़ यहाँ पे होती हैं और हम इस दिन को गुजार देते हैं। देखो, मैं ये समझता हूँ कि इस दिन को हमें तारीख़ को याद करना चाहिए ताकि जो नई जनरेशन में इंडिपेंडेंस के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं उन्हें हम क्लियर कर सकें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी जो है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा असासा होता है और किसी कौम का सर्वाइवल आज़ादी के बगैर नहीं हो सकता। आज जो हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान में रहते हैं उनकी अपनी क्या आइडेंटिटी है। वो बड़े आराम से नारे लगाते हैं हिंदू हिंदुस्तानों का है और इस तरह की बातें करते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी को एकदम से वो ख़त्म कर देते हैं या डिनाई कर देते हैं। तो आपके उस तरह से कोई हकूक़ नहीं होते। आप आज़ाद मुल्क जब आपका होता है, आपकी एक पहचान होती है, आप एक नाम और इज़्ज़त रखते हैं, लोग जानते हैं कि आप क्यों बने, लोग जानते हैं कि आप किस किस्म के मुल्क हैं। और अगर हम देखें तो हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने हर तरह की नेमत दी है, बहुत टैलेंटेड कौम दी है।
वो और बात है कि हमारी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से हम इस मुल्क को कामयाबी की तरफ गामजन करने में नाकाम हैं। अदरवाइज़ ये आज़ादी ही है कि जिसके बेस पर हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम आज़ादाना तरीके से अपनी दीनी अहकामात की अदायगी करते हैं। हमारे साथ ये नहीं होता कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं तो बाहर कोई ढोल पीट रहा होता है सिर्फ हमें अज़ियत देने के लिए। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे मुल्क में हमारी बच्चियां, औरतों की इस्मत महफूज है। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है शायद ही कहीं पे हो। आप सोशल मीडिया को देखें, आप नौजवानों के व्यूज़ को देखें, आप ओपिनियन मेकिंग को देखें, जिस तरह विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो लोग ओपिनियन को क्वाइन करते हैं, ओपिनियन को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इतनी आज़ादी तो शायद किसी भी वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्री में भी नहीं होगी। तो इसके बावजूद ये गिला करना कि जी पाकिस्तान में उस तरह आज़ादी राय नहीं है, मेरा तो ख्याल है मादर पितर आज़ादी है। जी बिल्कुल, मैं यही सोच रहा था इसी तरह का कोई वर्ड होता है जो आपने बोल दिया। तो ये एब्सोल्यूट, जैसा मैंने पहले कहा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम कभी भी नहीं होता, ना ही होना चाहिए। अगर होगा तो वो फिर एक सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी नहीं हो सकती। देखिए, अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम होता तो हमारा दीन हमें असूल व ज़वाबित ना देता। हमारा दीन जो है नमाज का वक्त ना मुतय्यन करता। अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम देना होता, हमें यही कहना होता कि दिन में 5 नमाज़ें पढ़ लो। आप थोड़ा सा रिकैप करें कि वो 7 साल कैसे थे। देखें, 1940 से 1947 कायदे आज़म और उनके जो रुफ़का थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ और हिंदूज़ के साथ बैक वक्त वो एक स्ट्रगल में थे। सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करनी है, बल्कि साथ साथ हिंदुओं को भी काउंटर करना था, क्योंकि वो भी टीम बी के तौर पे एक्ट कर रहे थे हिंदुस्तान में। उन्होंने बहुत से प्रपोजल्स यहाँ पे फ्लोट किए। 1942 में क्रिप्स प्रपोजल्स आए, उसमें उन्होंने कुछ हद तक मुसलमानों को फ्रीडम देने की कोशिश की, लेकिन कायदे आज़म ने उसे डिनाई किया कि हमें 100% इंडिपेंडेंस चाहिए, हम किसी भी तरह की कंडीशनल इंडिपेंडेंस हासिल करना नहीं चाहते। उसके बाद वेवल प्लान आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में, लेकिन उसे भी कायदे आज़म ने और मुसलमानों ने इनिशियली रिजेक्ट किया। वैसे ये प्लान्स क्या थे, ब्रीफली बताएं। हो सकता है हमारे सारे स्टूडेंट्स को उस तरह से ना पता हो ये चीज़ें कि क्या क्या सजेशंस थे जो दिए गए थे टेम्प्ट करने के लिए कि हम आज़ादी की ये जदोजहद ख़त्म कर दें। देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो ये कहा गया कि जी ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी है हम उन प्रोविंसेस को ऑटोनमी दे देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें हम कुछ अथॉरिटीज़ ग्रांट कर देते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें। और उसके बाद 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान था, जो कि इन तीनों प्लान्स में से सबसे कॉम्प्रिहेंसिव था, उसमें ग्रुप्स बना दिए गए प्रोविंसेस के, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ए में तमाम हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ थे, बी में और सी में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि अगर कोई ग्रुप इनमें से ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो 10 साल के बाद अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर सकता है। तो कायदे आज़म ने इनिशियली 10 साल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें अभी आज़ादी चाहिए। क्योंकि हिंदुओं ने फिल फॉर उस मिशन को रिजेक्ट कर दिया, तो कायदे आज़म ने उसे कुछ हद तक कबूल कर लिया कि ठीक है, आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाएं और उसके बाद इसके ऊपर हम अमल करते हैं। लेकिन जब कायदे आज़म ने देखा कि हिंदू 100% इसके ऊपर रिजेक्शन की पॉलिसी पे चल रहे हैं, तो फिर कायदे आज़म ने भी उसे मुसलमानों की जो लीडर्स हैं उनके साथ मशवरा करके उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि हमें किसी सूरत भी आज़ादी से कम किसी तरह का भी समझौता कबूल नहीं है। ये सारे वो सजेशंस थे। अब आप ये हमारे साथ शेयर करें कि वो आखिरी 14 दिन जिनके बारे में कहा जाता है कि बड़ी तकलीफ़ दे दिन थे, तो ज़रा उस फीलिंग को मैं चाहती हूँ ये स्टूडेंट सुने और उन्हें एहसास हो कि कितना मुश्किल मरहला था। अच्छा, जो आखिरी कुछ वीक्स थे आज़ादी से पहले, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि एक तो डिवीज़न पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी कि
सुबह पंजाब को और बंगाल को किस तरह डिवाइड किया जाए, फिर जहाँ जहाँ पे रेफरेंडम हुआ वहाँ पे जो पावर की ट्रांजिशन है वो बड़ी मुश्किल थी। फिर मुसलमानों की वहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान के साइड पे आना, और यहाँ पे जो हिंदू थे या सिख थे जो माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते थे उनका भी वहाँ पे जाना, और किस तरह इन 14 दिनों में लाखों लोगों ने शहादत का जो रुतबा है वो हासिल किया। करोड़ों लोग हिजरत करके आए, कुछ लोगों ने अपनी इज्जतों को पामाल होने से बचाने के लिए ख़ुद दरिया में या कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह के वाक़यात भी बेतहाशा हमें मिले। ओपन स्लॉटर किया गया, जैसे स्लॉटर हाउस में स्लॉटर किया जाता ना, तो उस वक्त तो मेजॉरिटी ऑफ दी प्लेसेस इन ब्रिटिश इंडिया वो स्लॉटर हाउस बन चुके थे। मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा था। तो अगर उस फेज़ को हम लोग पहचानें, उस फेज़ को हम लोग अपने माइंड्स में रिकैप करें, तो मेरा ख्याल है कि शायद किसी के भी माइंड में एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आएगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। देखें, पाकिस्तान को हमने बनाना है, पाकिस्तान को हमने डेवलप करना है। पाकिस्तान एक नॉन लिविंग एंटिटी है, उससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो कुछ देगा। देखिए, पाकिस्तान अल्टीमेटली क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये क्या है, ये हम में से ही लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हैं, जो हमें गवर्न कर रहे हैं। तो जिस तरह के रूलर्स को हम लोग इलेक्ट करेंगे वैसे ही वो फैसले करेंगे। अल्टीमेटली फ़ायदा किस चीज़ ने देना है आपके नेशन को, कि हमारी यूथ ऑनेस्टली अपनी जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म करें और अपनी कंट्री के साथ लॉयल रहें। देखिए, हम कोई भी जो नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम तो सिग्नल पे रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग गार्बेज को डस्टबिन में फेंकने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हम एक वाइब्रेंट रिस्पेक्टेबल नेशन कैसे बन सकते हैं। देखें, जो करैक्टर बिल्डिंग होता है नेशन का, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो इंडिविजुअल करैक्टर में होती है। तो हमें ये देखना है कि क्या हम इंडिविजुअली एक साउंड करैक्टर के हामिल हैं, क्या हम ये पोजेस करते हैं करैक्टर जो फिर आर्टिकुलेट हो के एक नेशन का करैक्टर बन सके। अशफाक अहमद साहब ने कहा था कि जब तुम किसी कौम की तहजीब देखना चाहते हो तो उनकी सड़कों पे चले जाओ, और हमारी सड़कों पे तो अल्लाह ना ही किसी को भेजे, वहाँ हमारी बेतहजीबी सरेआम खुलेआम नज़र आती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो मेरा ख्याल है कि अशफाक अहमद की इस खूबसूरत बात पे आज की डिस्कशन को हम वाइंड अप करते हैं। और याद रखें कि पाकिस्तान एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को रिस्पेक्टफुल हमने बनाना है। हम वो इंसान हैं जिनकी काविशों से ये मुल्क ऊपर जाएगा, ये तरक्की करेगा, इसके नाम को लोग इज़्ज़त से देखेंगे। और अगर हम इसी तरह से चलते रहे, हम डिसऑनेस्ट रहे, हम डिसओनिंग रहे, हम हार्ड वर्क से भागते रहे और शॉर्टकट्स ढूंढते रहे, तो ये पाकिस्तान हमारी वजह से बदनाम होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो, और इस 74वीं सालगिरह पे ये सोचिए कि हमने अब तक पाकिस्तान को क्या दिया, और ये रेजोल्यूशन कीजिए कि हम इन फ्यूचर पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।